हरियाणा में संविधान और आरक्षण पर चर्चा हो रही, इससे सुखद क्या होगा। तो सबसे पहले तो जागरण का आभार कि ढेर सारी क्रांति जो यहाँ से हुई है उस धरती पर हम लोग संविधान और आरक्षण की बात करेंगे। बस ये है कि आज विवेक जी क्रांति नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझसे पहले कहा। तो अब पता नहीं कितना ये एक बार शुरू होने के बाद कितना सही रह जाएगा। तो प्रोफेसर विवेक कुमार जी और डॉक्टर राजकुमार फुलवारिया जी, प्रयास हम ये करेंगे कुछ जो मुद्दे हैं, कुछ जो सवाल आप लोगों के मन में भी आते हैं, हम सब के मन में आते हैं, क्योंकि जब आरक्षण की बात होती है तो कहा जाता है कि इसकी तो चर्चा बिना किसी विद्वेष के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना दूसरे को ये लगे कि हमारा हिस्सा जाएगा तभी तो दूसरे को हिस्सा मिलेगा, तो इसलिए हमारा हिस्सा क्यों जाएगा। यानी आरक्षण को हम देखते ही इस तरह से हैं कि जैसे किसी दूसरे का हिस्सा काट कर किसी और को दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो बेसिक है यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। दरअसल इसको समझने के लिए, और जो मैं बार बार कहता हूं कि देश के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में होना चाहिए कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो बहस है, जो चर्चा है, उसको पढ़ाया जाए। क्योंकि संविधान तो हम पढ़ते हैं, भाई संविधान को पढ़ते हैं, जो जो रह गया, जो प्रश्न छूट गए उसको उसमें तो जिक्र है नहीं। फिर आज भी वही सारे प्रश्न मुंह बाए हुए खड़े हैं और उनका उत्तर कोई अपने लिहाज से देता है तो जाहिर है उसका अपना जो सोचने का नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो उसमें हावी हो जाता है। अब ये आप सब तो जानते हैं, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा कुछ बातें चर्चा शुरू करने के पहले कि संविधान का जो अनुच्छेद 15 और 16, इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। शुरुआत यही की गई थी कि आप एक वर्ग है बड़ा जिसको बहुत कुछ समाज से नहीं मिला, समाज ने जिसका अधिकार बहुत कुछ नहीं दिया, उसको इसके जरिए हम स्वतंत्र हो रहे हैं अंग्रेजों की गुलामी से, तो हम उसको कर पाए। एक और महत्वपूर्ण बात थी उसमें, जो जिसको बार बार हम कहते हैं लेकिन फिर सोचते हैं कि राजनीतिक लाभ हानि नहीं हो रहा है तो उसको बचा लेना चाहिए। सच ये है कि ये किसी एक दूसरे के संघर्ष का मसला नहीं था। हम स्वतंत्र हो चुके थे, हम खुद अपने नीति नियंता थे, हम तय करने वाले थे, तो इसमें कोई एक दूसरे से संघर्ष करना है, कोई राजा रजवाड़े का सिस्टम नहीं था, कोई एक दूसरे को दबा कर किसी का हिस्सा नहीं लेना था। एक रिप्रेजेंटेटिव एक व्यवस्था थी जिसके जरिए हम एक दूसरे के साथ चलते हुए आगे बढ़ने वाले थे। और जो आप सबको ध्यान में है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान अभी कराना जरूरी है इस महत्वपूर्ण चर्चा के पहले, कि 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति, ये कुछ मोटे मोटे बेसिक्स हैं। ये ऐसी चर्चा के पहले जानना चाहिए, नहीं तो अभी क्या होगा कि अब जब डिबेट शुरू हो जाएगी तो फिर ये पीछे छूट जाता है। बाद में उसमें 27% पिछड़ों का भी आरक्षण जुड़ा और कई बार सर्वोच्च न्यायालय अलग अलग जो कहें कि जो लोग जिनको चिंता होती है कि समाज कैसे चलना चाहिए, तो वो कहते हैं कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज में अगर 50% से ऊपर आरक्षण होगा तो इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि हम अपने समाज को पीछे धकेल रहे हैं। अगर आगे ले जा रहे होते तो आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ रही होती। अब इसको मैं रोकता हूं, फिर कुछ आगे बात करेंगे। तो विवेक जी शुरुआत यहीं से करें। मुझे लगता था कि आप एक जोड़ दीजिए कि 10% ईडब्ल्यूएस का मैं आता हूं कम से कम शुरू तो हो जाने दीजिए। आप चाह रहे हैं कि आपने रेखांकित किया एससी एसटी ओबीसी, सवर्णों का भी 10% रिजर्वेशन है, इसको भी रेखांकित करना। नहीं तो आप अभी आएगा ना, अभी इसको चर्चा में कर लेंगे। चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। आरक्षण आज यहां पहुंच गया जहां पर सवर्णों को, या जिसको हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं, उनको भी आरक्षण देने की जरूरत आ पड़ी। तो यहीं से शुरू करते हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार जी, आपसे ही शुरू करते हैं। ये नौबत क्यों आ गई? क्या हमारी अपनी व्यवस्था में कोई दिक्कत थी? संविधान सभा में जो हमारे विद्वान थे, जो वो चाह रहे थे कि हम धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे, हम पीछे की तरफ चले गए? या जिन लोगों को एक ये जिम्मेदारी थी कि आरक्षण मिलता जाए तो थोड़ा वो मजबूत हों और जो कमजोर हों उनका हाथ पकड़ के आगे ले चलें, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई क्या? देखिए, सर्वप्रथम मैं दैनिक जागरण को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सर्व समाज की आवाज़ को उठाने का बीड़ा उठाया, लेकिन सर्वोपरि ऐसे समाजों की आवाज़ को भी उन्होंने अपने साथ किया है जिन समाजों की आवाज़ दरकिनार कर दी गई थी, हाशिए पर छोड़ दी गई थी। तो इसलिए मैं विशेषकर इस संवादी में शामिल हुआ हूं और मैं अपनी तरफ से दैनिक जागरण को और
संवादी को, उनके जितने भी आयोजक हैं उनको तह दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। जहाँ तक संविधान की बात है तो मुझे लगता है कि उसको 15 और 16 से ना शुरू करके उसकी प्रस्तावना से शुरू करना चाहिए। और प्रस्तावना के अंदर जो सबसे बड़ा फलसफा है वो है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्या सचमुच हमारे समाज के लोग उस सामाजिक न्याय को ध्यान में रख रहे हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly affirmed that we will give ourselves equality, liberty, fraternity and social justice. समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय। आई थिंक अगर हम सामाजिक न्याय का संज्ञान नहीं लेंगे तो 16 4 और 15 4 नागण्य हो जाएगा। तो मुझे लगता है इस प्रियम्बल ने 3 बातें बहुत माकूल समझाई। पहला ये कि एक सामाजिक परिवर्तन की लहर चलेगी, वो भी संवैधानिक आधार पर। और दूसरा, सभी समाजों को प्रतिनिधित्व मिलेगा जिससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़े। अगर हम इसको एनालाइज कर लें प्रियम्बल को, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और सोशल जस्टिस, तो हमारी ये जो भाईचारा है ये कहां पहुंचा? हम तो आपको भाई समझे, आप हमको चारा, तो हो चुका भाईचारा। ये कैसा भाईचारा है जिसमें सचमुच हम आपको समझ रहे हैं मेरे भाई हैं? और अगर भाईचारा नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि आई डिड नॉट टेक दिस इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमने द बुद्धा से लिया है भाईचारा। और इसलिए उन्होंने कहा कि आप इक्वलिटी के लिए लॉ बना सकते हैं, लिबर्टी के लिए लॉ बना सकते हैं, लेकिन फ्रेटर्निटी के लिए लॉ नहीं बना सकते। क्या सचमुच इस भारतवर्ष में भाईचारा आया, फ्रेटर्निटी आई? और वो भी उस समय जब एक दरोगा अपनी ही जो है बारात को निकालने के लिए 400 पुलिस को बुलाता है। अगर हम यहां पर समाज को देख रहे हैं तब हम जाकर के हम आरक्षण की बात करेंगे। तीसरी बात, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसके माध्यम से परिवर्तन होना था। संवैधानिक संस्थाओं को अगर हम पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पा रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, सत्ता के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और यहां तक कि हम संस्कृति के क्षेत्र में क्या प्रतिनिधित्व दे रहे हैं? अगर वो प्रतिनिधित्व नहीं है तो ये आरक्षण झूठा है। आप बताइए ना, मैं तो आप बताइए कि दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तब सवाल आगे बढ़ेगा ना। आप क्या मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, धर्म संस्कृति के क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो रहा है या नहीं हो पा रहा है? या हम 1947 और 52 से मान लें तो 52 से लेकर आज तक हम कहां पहुंचे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो बड़ा जिसे कहना चाहिए, आई एम वेरी पॉजिटिव मैन इन दैट सेंस। मैं गिलास को आधा खाली और आधा भरा दोनों देखता हूं, इसलिए मेरे लिए आधा पूरा गिलास खाली नहीं है। तरक्की जरूर हुई है, लेकिन क्या उन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिला है? आप मुझे बताइए, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्या उसमें एक वाइस चांसलर इस समाज का है? अगर नहीं है तो क्यों? 80 कॉलेज हैं दिल्ली में, 80 कॉलेज हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मतहत। क्या उसमें एक भी प्रिंसिपल दलित समाज का है या एसटी समाज का है या माइनॉरिटी समाज का है? कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। आप चले जाएं अगर सेक्रेटरीज में, अगर आप चले जाएं जो है जुडिशरी में, तो कहां पर दिखाई पड़ रहा है कि इनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है? और इसलिए अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। नहीं, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ से निकले
और पटना से आपको हाजीपुर जाना है तो पहुंच गए आप, ऐसा तो राष्ट्र निर्माण होता नहीं। मुझे लगता है ये तो मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं। राष्ट्र निर्माण आप को समझना आप भी थोड़ा मेरी सा भाषा को तुच्छ ना करें। विषय थोड़ा दूसरा नहीं, है। आप लेकिन- मेरी भाषा को लेकिन- तुच्छ ना करें। मैंने ऐसे नहीं कहा। मैंने जुडिशरी गिनाई, मैंने ब्यूरोक्रेसी गिनाई, मैंने जो है शिक्षा गिनाई, मैंने यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री सब गिनाई। नहीं, आप कह रहे हैं कि वहां से निकले, इतना छोटा मत करिए। नहीं, छोटा नहीं करना है। इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ा, चंद्रचूड़ से अभी प्रश्न पूछा बीबीसी के अभी एक करस्पॉन्डेंट ने, फिर तो या तो आप ही चलाइए या मैं चलाऊं, दोनों तो नहीं चला सकते हैं। तो अब जब मैं बोल रहा हूं तो फिर थोड़ा बात करने दीजिए, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए ना। बताइए आप। जी आप कह रहे थे उसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, बाबा साहब ने यह भी कहा था कि लॉ will not make a deterrent capacity unless and until society is ready. अगर समाज तैयार नहीं है तो केवल और केवल कानून बना देने से परिवर्तन नहीं आएगा। मैं डॉक्टर फुलवारिया आपके पास सवाल लेकर आऊं, उसके बीच में सिर्फ 2-3 बातें। इस देश में दलित समाज के राष्ट्रपति, दलित समाज की लोकसभा अध्यक्ष, दलित समाज के प्रतिनिधि के तौर पर, मैं आरक्षण वाले में नहीं जा रहा हूं, मैं उस हिस्से पर जा ही नहीं रहा हूं कि आरक्षण की वजह से उनको कितना प्रतिनिधित्व मिलता है, क्योंकि वो तो समाज की व्यवस्था है। लेकिन हमारे अपने समाज ने उसने स्वीकार किया, और मुझे नहीं लगता है कि कोई अस्वीकार करने जैसी बात है। अभी जिस समय में हम बैठे हुए, 26 तारीख को प्रयागराज का महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। बार बार लोग ये कहते रहे कि धर्म में तो, हिंदू धर्म में तो किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, और जिनको हम, मैं इस शब्दावली से बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगड़ा पिछड़ा जाति के आधार पर बात की जाए, लेकिन जिनको हम पिछड़ा कहते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, उनके महामंडलेश्वरों की संख्या अब गिनती नहीं हो सकती। अब हमको उंगलियों पर नहीं गिन सकते। और जब कोई कहता है कि दलित समाज तो कहां है, उनको समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, तो मुझे जरा बता दीजिए कि प्रयागराज के कुंभ में जब समाज, धर्म, संस्कृति की बात करते हैं तो जरा बता दीजिए कौन सा घाट था जहां ब्राह्मण या राजपूत या सवर्ण, जिनको कहते हैं अगड़ा पिछड़ा, वो नहाते थे, कहां अलग लोग। फिर इस तरह से विष घोलने की कोशिश क्यों होती? जहर 52 के बाद हम इतने आगे चले आए, फिर भी ये करने की कोशिश क्यों होती? डॉक्टर फुलवारिया, सवाल यही है कि जब हम कहते हैं आरक्षण, तो बिना किसी हिचक के मैं कहता हूं कि इस देश को नहीं, दुनिया के हर समाज को अपने यहां जो कमजोर है उसकी हैंड होल्डिंग तो करनी पड़ेगी, उसका एक तरीका तय करना पड़ेगा। लेकिन आप कहें कि नहीं, सिर्फ आरक्षण व्यवस्था है और दूसरे से लड़ने के लिए जहर घोलना है। जो प्रोफेसर विवेक कुमार कह रहे हैं कि हम तो अभी कहीं पहुंचे नहीं हैं, वो कुछ जगहें भी गिना रहे थे, तो आप उस पर कैसे सोचते हैं? आपने जो विषय रखा है, सर्वप्रथम तो मैं इस पटना के सभी प्रबुद्ध जन, ऐसा नहीं है कि जो मंच पे बैठे हुए हैं प्रबुद्ध है, मैं इस बात से बड़ा क्लियर हूँ, जो मंच के सामने बैठे वो हमसे ज़्यादा प्रबुद्ध है, उनका राजनीतिक और सामाजिक अध्ययन चिंतन हमसे ज़्यादा हो सकता है। हम तो केवल उसमें ऐड करेंगे, कुछ गलत होगा तो उसमें आप उसको एडिट कीजिएगा, हम ऐड करेंगे, आप एडिट कीजिएगा। और इस पटना के प्रबुद्ध जन को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जो आपने विषय कहा है, मेरा ये मानना है कि इस देश में जो सबसे डिबेटेबल शब्द है, और मैं तो दैनिक जागरण को क्या था धन्यवाद दूंगा कि आपने इस विषय का एक सत्र भी रखा, जिसको आज की तारीख में कोई राजनीतिक दल, कोई मीडिया छूने से डरता है, कहीं ना कोई विवाद ना पैदा हो जाए। तो मैं दैनिक जागरण के लिए आभार प्रकट करता हूं कि संविधान और आरक्षण के विषय पर आपने एक सेशन रखा और उस पर चर्चा की, और चर्चा वाला संवाद के माध्यम से, और वहाँ कई विषय निकल कर आते हैं, तो दैनिक जागरण का अभिनंदन। रही बात आरक्षण के विषय में, आरक्षण का विषय ऐसे लगता है, मैं कई बार, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, तो मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हो, तो वो ये बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के नेता थे, बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण लाने वाले थे, और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है, तीनों थे। लेकिन आरक्षण को लाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे, ये भी अर्ध सत्य है। वो लाने वाले थे, लेकिन वो खुद आरक्षण से पढ़कर गए थे, कोल्हापुर यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर के महाराजा की स्कॉलरशिप से पढ़कर गए थे। अगर आप इतिहास ढूंढेंगे तो 1902 में कोल्हापुर के महाराजा ने, उस समय शायद शेड्यूल कास्ट नहीं होगा, गरीब कहे होंगे, वंचित वर्ग कहे होंगे, या कुछ और शब्द होगा, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था 1902 से प्रारंभ की थी। और उससे पहले भी ज्योतिबा फुले ने हंटर कमेटी के आगे आरक्षण की बात कही। तो आरक्षण केवल संविधान 1950 के बाद शुरू हुआ, इसको हम अपने भ्रम से निकालना चाहिए। और दूसरा, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, इस बात को भी समझना चाहिए कि गरीबी हटाओ। आरक्षण जो है, आप ये मान के चले, एक सामाजिक
गरिमा को स्थापित करने का विषय है। ये कोई गरीबी से उठाने वाला विषय नहीं है। तीसरा विषय जो मुझे लगता है इस सारे विषय में, संविधान के माध्यम से ही, आरक्षण के माध्यम से ही, जैसे प्रोफेसर विवेक जी ने कहा कि बंधुत्व आएगा, समरसता आएगी, ऐसा नहीं है। ये केवल एक टूल है, छोटा सा टूल है जिसके माध्यम से कुछ विषय विवेक जी ने कहा, मैं उसको करेक्ट करना चाहूंगा। मतलब जानकारी विवेक जी नहीं हुई, दिल्ली विश्वविद्यालय अभी जो स्थान है कि हमारे लोग शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहिए, तो मैं जानता हूं दिल्ली के इस समय 2 विश्वविद्यालय कॉलेजेस हैं, बड़े प्रतिष्ठित कॉलेजेस हैं। विवेकानंद महिला कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसकी प्राचार्य अनुसूचित जाति व्यक्ति महिला है। देश का अंबेडकर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके प्राचार्य भी दलित है। मिस्टर, मैं तो ना बता रहा हूं, सदानंद है, वो भी अनुसूचित जाति से आते हैं। परिवर्तन हो रहा है। लेकिन एक लाइन जरा आपको रोकते हुए, विवेक जी, आपको ये जानकारी ही नहीं थी या आपको लगा कि ये नैरेटिव के लिहाज से फिट नहीं बैठता, कोई अनुसूचित जाति का प्रिंसिपल नहीं था? विवेक जी, एक मिनट। 80 में से 2 हो गए तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये नहीं कहा कि गलती प्रपोर्शन हुआ। नहीं, अरे कोई प्रपोर्शन हुआ भाई। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। WWF में एक ब्लैक को लाके लगाया जाता है और WWF में एक, जिसे कहना चाहिए, ब्लैक को लड़ा दिया जाता है, क्योंकि व्हाइट्स ने WWF अपने लिए बनाया था। देखो, और उसमें जब कहा गया कि ये तो मैं विवेक जी से बात से सहमत हूं। अरे मैंने अभी वाइस चांसलर कहा तो उसमें तो आपने नहीं बताया। नहीं, अभी वाइस चांसलर में भी आ रहा हूं मैं, आप निश्चित रहे। वाइस चांसलर में भी मैं आ रहा हूं। देख, विश्वविद्यालय में कई वाइस चांसलर अनुसूचित जाति स्थापित, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये दोनों क्षेत्र ऐसे जिसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एंट्री लेवल पर, किसी विश्वविद्यालय में एंट्री लेवल पे तो आरक्षण है, लेकिन प्राचार्य का आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। बिना आरक्षण की व्यवस्था में ये सुधार हुआ है, ये प्रगति हुई है। मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, आपकी जानकारी के लिए, एक सेंटर का डायरेक्टर हूं, गांधी भवन का डायरेक्टर हूं, और मैं भी उसी समाज से आता हूं जिस समाज, तो मैं कह रहा हूं अभी इसकी कमी है। हमारे यहाँ जो दूसरा एक सेंटर, उसमें भी अनुसूचित जाति व्यक्ति है। मैं ये कह रहा हूं उसकी कमी है, धीरे धीरे चलेगी। लेकिन मैं फिर इसको उदाहरण के साथ ध्रुव करना चाहता हूं। 1773 अमेरिका में व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट आए और 350 साल लगे उस व्हाइट हाउस में ब्लैक को आने में, लेकिन भारत में तो 50 साल के अंदर प्रधान राष्ट्रपति भी बन गए, गवर्नर भी बन गए। तो हमारी गति और उनकी गति में अब तय कीजिए किसकी गति के ज्यादा है। 350 साल लगे बराक ओबामा को जाने के लिए, लेकिन हमारे देश के अंदर तो 50 विदिन 15 ईयर्स के अंदर देश का नेतृत्व किया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन दूसरा, मैं इस बात में ये भी कहना चाहता हूं, जो आपने कहा, हम इस बात को समझे, हम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि केवल और केवल संविधान के माध्यम से, स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यह सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, यह सामाजिक क्रांति का दस्तावेज हमारा संविधान है, लेकिन सामाजिक क्रांति का यही दस्तावेज है, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा ये मानना है, इसके लिए और प्रयास करने की जरूरत। जिस बंधुत्व की बात कर रहे थे, मुझे इक्वलिटी, लिबर्टी तो मिल सकती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन मैं किसी के दिल में बैठ जाऊं, इसके लिए संविधान नहीं हो सकता है। उसके लिए कोई और माध्यम ढूंढने पड़ेंगे, चाहे वो कुंभ ढूंढ लो, चाहे कोई और ढूंढ लीजिए। नहीं, ठीक है, मैं ये ठीक जगह है। मैं प्रोफेसर विवेक के पास इसी सवाल के साथ जाता हूँ। मैंने इसलिए नहीं कहा, मैंने इसलिए पूछा कि आपको जानकारी नहीं थी या जानबूझ के आपने 2 प्रिंसिपल को छिपा लिया। बिना आरक्षण के वो वहां पहुंचे, जो राष्ट्रपति पहुंचे वो बिना आरक्षण के पहुंचे, लोकसभा की अध्यक्ष बिना आरक्षण की पहुंची, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का बिना आरक्षण के पहुंचा। आरक्षण को जब हम कहते हैं कि गरीबी उन्मूलन नहीं है, सोशल जस्टिस के लिए हार्मनी बहुत जरूरी है सोसाइटी में, तो फिर आप इसको संघर्ष के टूल के तौर पर क्यों प्रस्तुत करते हैं? मतलब मैं आपसे, अब आप चूंकि बार बार ये कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, तो मैं कहता हूं कि ऐसा तो नहीं कि संघर्ष के टूल के तौर पर आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इसकी वजह से भी गड़बड़ियां हो रही हैं। नहीं, don't try to project me as I am a villain here. I'm not a villain. नहीं सर, ऐसा तो है नहीं। मुझे लगा कि फुलवारिया जी ने जिस तरह ताली बजवा ली, ये पढ़े लिखे लोगों की ताली नहीं थी। आई एम टेलिंग यू सर, लेकिन अगर प्रेसिडेंट लेकिन आपको कोई विलेन नहीं कहे, आप अगर पढ़ा लिखा नहीं कहेंगे। नहीं सर, अगर आप मुझे कह रहे हो, सर, एक मिनट सुन तो लीजिए आप। देयर इज अ डिफरेंस, पढ़े लिखे लोग नहीं, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम। प्रेसिडेंट is nominated
एन अमेरिकन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, आप ताली बजा रहे हैं कि वो जिसे कहना चाहिए एग्जीक्यूटिव है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो इतना पता होना चाहिए अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द पर्सन। नरेंद्र मोदी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड? नरेंद्र जी दलित हैं? नहीं, वो इलेक्टेड नरेंद्र है या दलित नॉमिनेटेड है? नहीं, आपने, इन्होंने तो नहीं कहा, इन्होंने कहा प्रेसिडेंट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड है? मैं यही तो कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि जो इन्होंने एग्जांपल्स दिए कि हमने 50 साल में प्रेसिडेंट दलित बना दिया और प्रेसिडेंट हाउस में दलित है, ये उन्होंने कहा। एंड दैट्स व्हाई आई एम कंपेयरिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी रबर स्टैंप ऑफ द कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट देयर इज एन एग्जीक्यूटिव। क्या यहां पर भारत इंतजार कर रहा है, भारत यहां इंतजार कर रहा है कि किस दिन अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का प्रधानमंत्री बनेगा, इसका इंतजार कर रहा है। उस दिन हम देखेंगे परिवर्तन हुआ है। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं। विवेक जी ने कहा कि इस देश का दलित भी प्रधानमंत्री बने। दलित को प्रधानमंत्री बनने के लिए इस देश की जनता को भी आत्मसात करने की मानसिकता आनी पड़ेगी, उसका लंबा समय लगेगा। अमेरिका को 350 साल लगे, तो मुझे लगता है भारत की प्रगति जिस प्रकार से हो सकता है 100 साल में पहले हो जाएगा। दूसरी बात, मैं इस बात से रखता हूँ, हेड ऑफ द नेशन, उसको रबड़ स्टैंप कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हमारे यहाँ ये वही शब्द है जिस प्रकार इस प्रकार सर, आपने यही कहा, आपने वही भाषा इस्तेमाल की है जो राहुल ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहा। जिस प्रकार राहुल ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहा, वो गलत है। हमारा देश का सर्वोच्च, आज भी देश के प्रधानमंत्री को, आज के भी देश के प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी हो, वो राष्ट्रपति जब आते हैं तो खड़े करते रिसीव करने का अधिकार ये है। तो मेरा ही कहना है कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंट और भारतीय प्रेसिडेंट के साथ तुलना तक नहीं करना चाहिए। डॉक्टर फुलबारिया, आई सेड ही इज द रबर स्टैंप ऑफ द कैबिनेट। I did not say, please don't put cabinet. आप मुझे बताइए। देखिए, अभी आपने पहले सबको बिना पढ़ा लिखा कह दिया, फिर आपने उससे पहले प्रिंसिपल्स के नाम आपने छिपा लिए। सुन नहीं रहे। अब आप कह रहे हैं कि रबर स्टैंप ऑफ द कैबिनेट और रबर स्टैंप में कोई फर्क है। अब अंग्रेजी इतनी तो क्या बात कर रहे हैं आप? ज्यादा नहीं आती, लेकिन इतनी तो आती। थोड़े कैबिनेट को आप बिल भेजते हैं, आपको पता है मनी बिल अगर दोबारा भेजेगा तो प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा, वो मान लिया जाता है पास करना। दैट इज व्हाट इज रबर स्टैंप, इज नॉट एक्चुअली लिटरली रबर स्टैंप। अच्छा हर्षवर्धन जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं। अब तक 127 बिल पार्लियामेंट में रखे गए, 127 में से केवल 105 ही विधेयक बने, आप कह सकते हैं कि अधिनियम बने। 127 में से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ज्ञानी जेल सिंह का इतिहास पढ़ लें, जिसे कहते थे सबसे कमजोर राष्ट्रपति थे, उन्होंने 2 बिल पास नहीं होने दिए। आप के.आर. नारायणन का इतिहास पढ़ लीजिए, जिन्होंने बिल पास नहीं होने दिए। ये ऐसे नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति कमजोर। हमारा राष्ट्रपति विवेक चला, तो जब आवश्यकता पड़ती है तो अपनी ताकत से कैबिनेट और सरकार को भी झुकाने की ताकत रखता है। ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने कहा कि जेल सिंह का भी इतिहास पढ़े और के.आर. नारायण का भी इतिहास पढ़े। I am waiting for that. के.आर. नारायणन was not your achievement. के.आर. नारायणन is not your achievement. क्या बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति सब अपने हैं, वो इसने नहीं है। के.आर. नारायणन was a different soul altogether. सर प्लीज सर, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, किसने चुना था उनके? मैं आप ये कह रहे हैं there was a different political party which chose, and actually के.आर. नारायणन was actually लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स रिटर्न, और उसके बाद वो जिसे कहना चाहिए कि यहाँ के मिनिस्टर कितने दिनों तक मिनिस्टर रहे, और इसलिए ही वाज अ लर्नर पर्सन टोटली ऑफ डिफरेंट कैलिबर, एंड दैट इज व्हाई ही सेंट द 2 बिल्स। विवेक कुमार जी, देखिए, 2 चीजें नहीं हो सकती हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा आराम से बात करेंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं, आपको विलेन क्यों साबित करेंगे? आप जो होंगे अपने करने से होंगे। लेकिन मूल बात क्या है? आप एक तरफ कहते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वो सिलेक्टेड हैं, वो नॉमिनेटेड हैं, फिर आप कहते हैं कि वो आपकी चॉइस नहीं थे, अलग पार्टी थी। तो क्या आप पार्टी के साथ काम करते हैं या दलित हितों के लिए काम करते हैं? देखिए, किसी पार्टी के साथ आप काम करते हैं?
भाई मैं किसी पार्टी के साथ काम करता हूं तो आपने तो बुलाया सर क्यों? नहीं सर, अगर मैं करता हमें होता तो आपको आप दोनों को बुलाते जागरण क्यों? ने बुलाया सर हैं? क्या कह रहा हूँ? दैनिक जागरण ने मुझे इसलिए बुलाया कि मैं किसी पार्टी के साथ काम करता हूं। नहीं, अभी आपने कहा पूछिए फुलवारिया जी को। आयोजकों से। अभी सर मुझे आयोजकों से मुझे अरे तो सर- एक जिसे कहना चाहिए अदना सा व्यक्ति है जो बोलता है दलित हकों के लिए, इसलिए बुलाया गया है। अच्छा सर, एक और आप ब्राह्मणों के हकों के लिए बोलते हैं इसलिए आपको बुला लिया एक और गया चीज, क्या? एक और आप चीज। ऐसा कहेंगे? एक और चीज। नहीं, आप ऐसा कहेंगे? मैं बताइए। बता रहा हूं, आप बोलने पूरे देंगे तब ना। पूरे के पूरे संचालक समाज के मैं हूं, अंदर- बोलने मुझे नहीं दे रहे हैं। खैर, अब आया ना मजा? मैं- जब संचालन दूसरा नहीं बोलने देता है तो कैसा लगता है? हाँ बिल्कुल, ये अधिकार है सर, यही डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेटिक डायलॉग का तरीका होता है कि आप मुझे नहीं बोलने दे सकते और ये कह के कि तुम ब्राह्मण हो फिर भी हम बोलने नहीं नहीं, मैं नहीं अब कह रहा उसके हूं। आगे, एक आपको मिनट सर, आप एक- मुझे एक ये मिनट कह सर। सकते हैं अरे कि मैं एक किसी मिनट का सर। पार्टी हूं और आप सर ये पटना नहीं, की धरती है, सब बड़े समझदार लोग हैं, क्रांति वाली वो धरती है। वो मैं ये- कह रहा हूं कि वो इसीलिए हैं क्योंकि वो आप उनके पक्ष की बात कर सर, रहे ये हैं। गमले एक बार बोनसाई अगेंस्ट वाले पे बोल नहीं। के दिखाइए, आप एक बार अगेंस्ट पे बोल के दिखाइए, तब ताली अब बजवा लिए, एक- तब मैं जानू। एक मिनट, पहली बात तो ये ताली तो तब बजे जब आप अगेंस्ट में बोलिए। अब अरे एक जब जरूरी- जब कुशन जब अहम गुदगुदाता है तो सब ताली बजाते हैं, जब अहम में जो है चोट लगती है तब ताली बजाए, नहीं, तब लेकिन- जिसे रेवोल्यूशनरी लेकिन सर होता है। यहाँ अहम को चोट तो पहुंचनी नहीं चाहिए थी। आपने कहा, अब बोलने तो दीजिए सर। अब जब Dialogue आपने is to कहा, prick. सुनिए सुनिए तो, डायलॉग इज टू प्रिक द सेल्फ, ठीक बात है। डायलॉग इज टू प्रिक टू हम- सेल्फ। हम लोग आपके कोशिश अहम को करेंगे- चोट लगाने के लिए ही डायलॉग करते ठीक हैं। बात है। तो अब फिर हम लोग गाना अब गाते हैं आपके और अहम को कविताएं चोट लिखते हैं। लगाता हूं, आपके अहम को चोट लगाता हूं, लेकिन सुनिएगा, विलेन नहीं बना रहा हूं। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी तो दलित तो है नहीं, वो तो पिछड़ी जात से आते हैं। एक अरे आप सुन तो लीजिए। आप पूरी नहीं अपने होने शब्द, देते। आई डिड नॉट आप बात नहीं पूरी होने एक बात देते। भी मैंने पूछा कि आप क्या बात वो नहीं दलित पूरे हैं? अहम को चोट क्या लग रही वो है। दलित हैं? मैं बता रहा हूं ना, आप बताइए ना। मैं बता रहा हूं तो बोलने तो दीजिए। हाँ, बोलिए। रख दीजिए माइक। डॉक्टर भीमराव Is he a अंबेडकर Dalit? अंग्रेजों No, के he is a Dalit. दिए हुए ना- ये नहीं, ये सर, नहीं, बोलने is he a तो Dalit? दीजिए। हाँ, बोलिए। आप अंबेडकर के नाम पे भी नहीं बोलने देते, उन्हीं के नाम पर सब कुछ करते हैं और फिर भी नहीं बोलने देते। सॉरी, डॉक्टर भीमराव आप अंबेडकर ने आप कहा किसके था नाम पे करते हैं? कि आप अंग्रेज किसके नाम पे क्या करते हैं बताइए अंग्रेज ना। आप किसके नाम पे क्या बांटने करते के हैं? लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित आप- जनजाति कहते हैं। मेरी नजर में ये सब पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो संविधान सभा की बहस सुने हो, पढ़े हो, उनको ध्यान में होगा। वो अनुसूचित जाति जनजाति उन्होंने नहीं कहा था, ये अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है। कॉन्स्टिट्यूशन में है पिछड़े वर्ग, यानी जो भी पिछड़े समाज का हिस्सा है। तो सर आप पिछड़े को बांट देंगे, शेड्यूल अनुसूचित कास्ट जाति को कमीशन बदल ऐसे ही बन देंगे। गया। कमाल शेड्यूल हो गया। ट्राइब कमीशन ऐसे ही बन गया, बिना नाम दिए हुए संविधान में शेड्यूल कास्ट कमीशन ऐसे आप- बन गया। आप और अपनी शेड्यूल भावनाएं ट्राइब व्यक्त कमीशन कर रहे हैं, ऐसे मैं बन गया। तथ्य बता रहा हूं, पता बस फर्क नहीं- इतना अरे है। तथ्य वही है कि इट वाज एक्सेप्टेड इन अच्छा, द खैर, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा असेंबली। फुलवारिया जी को बोलने दें, हमारी आपके संवाद में चला जा रहा है। तो एक नहीं है तो सर संवादी हर्षवर्धन जी, मैं क्योंकि मैं जो सवाल मेरा, है जिसको लेकर विवेक जी से तो ज़्यादा अध्ययन नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ बाबा साहब पर, लेकिन बाबा साहब ने अपने लेखन में हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो उस शब्द का नाम है डिप्रेस क्लास। डिप्रेस क्लास उन्होंने हमेशा शब्द का इस्तेमाल किया अपने लेखन में, और जितना मैंने पढ़ा उन्होंने डिप्रेस कही, शेड्यूल अनुसूचित जाति वर्ड जब लिस्टिंग हुई तब उस शब्द का जन्म हुआ। जो आपने कहा तथ्य है कि शेड्यूल कास्ट मतलब जिन जातियों को लिस्टेड किया गया, उस शब्द के बाद इसका जन्म हुआ। उससे पहले डिप्रेस क्लास यूज होता था। और जो दलित शब्द है, आप ये जो शब्द है, ये मराठी भाषा से निकला हुआ शब्द है। ये दलित शब्द जो है मराठी भाषा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर मराठी भाषा में लिखते थे, इंग्लिश में लिखते थे, तो मराठी भाषा के वो डिप्रेस क्लास का उन्होंने दलित शब्द का इस्तेमाल किया। अब मैं दूसरी जो विषय आप जो कहना चाह रहे थे कि इस देश में, फिर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, इस देश के अंदर दुर्भाग्य से बाबा साहब अंबेडकर को केवल दलितों का नेता माना, ये सबसे बड़ा अन्याय बाबा साहब के साथ है और देश के साथ है। मेरा ये मानना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों के लिए तो बहुत कुछ किया है, वंचितों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके अलावा भी देश के बाकी वर्ग, जब देश का संविधान लिखा गया, देश का संविधान जब लिखा गया था, लिखा जा रहा था, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे, मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो संविधान दिया वो संपूर्ण भारत के लिए दिया, संपूर्ण वर्गों के लिए दिया। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में जब वाइसराय कमेटी के जो चेयर मेंबर थे, मेंबर लेबर थे, वाइसराय 1942 से लेकर 46 तक उन्होंने जो अमेंडमेंट किए उसमें दलितों का विषय नहीं है। महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, वो दलित महिलाओं के लिए नहीं कहा था, इस देश की महिलाओं को मिलना चाहिए। मजदूरों के लिए उन्होंने कहा कि उन पर उनका टाइमिंग होना चाहिए, उनकी आवर्स तय होने चाहिए,
वो मजदूरों के लिए, दलित मजदूरों के लिए नहीं किया। उन्होंने सबसे पहली पार्टी अगर कोई बनाई तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, दलित पार्टी नहीं बनाई थी। स्वतंत्र मजदूर दल बनाए थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में 50 साल, चाहे वो मीडिया हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे हमारे जैसे कार्यकर्ता हो, हमको बना दे बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के मसीहा। वो दलितों के मसीहा नहीं थे, वो संपूर्ण भारत के मसीहा थे, संपूर्ण राष्ट्र के मसीहा थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जब दलितों से जोड़ते हैं तो मुझे लगता है उनके विराट कद को छोटा करके बोनक बना देते हैं, उनको छोटा बनाते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को भी रीराइट करने की आवश्यकता है, बाबा साहब अम्बेडकर को री अध्ययन करने की आवश्यकता है, और बाबा साहब अम्बेडकर का विराट स्वरूप लोगों को लाने की आवश्यकता है। चाहे वो महिलाओं का विषय हो, चाहे मजदूरों का विषय हो, चाहे इंडस्ट्रीज का विषय हो, बहुत सारे आए उस पर लंबा 18 पॉइंट्स है मेरे पास जो बाबा साहब ने इन विषयों पर काम किया है। नहीं, बिल्कुल, तो इसमें- मैं इन विषयों में नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूं, जब भी कोई आरक्षण की बात आती है तो उसमें एक शब्द आपके लिए नहीं है, सबके लिए आरक्षण आते ही आपके दिमाग में कौन सा नाम गूंजता है? बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन वो एक छोटा सा उनका कार्य था, उससे भी बड़े कार्य इस देश में उन्होंने किए हैं और आज भी हो रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, ठीक बात, लेकिन आज तो हम आरक्षण के दायरे में ही रहेंगे और इसमें कहीं कोई बहस नहीं है। मुझे लगता है कि हमेशा जो फुलवारिया जी ने कहा, ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। वो राष्ट्र नायक थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम जानते हैं। वो कोई दलित नेता, दलितों के लिए काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे। चूंकि एक समाज बहुत पीछे था, वंचित था, उसकी आवाज वो बने, तो वो याद रखना। और ये भी याद रखना है, जो भी फुलवारिया जी ने बताया कि जब संविधान में आरक्षण शब्द नहीं आया था, उसके बहुत पहले 1902 आपने बताया, 1902 में एक तरह से वो आरक्षण उनके लिए था जिससे वो पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन सर, ये वाला तो एकेडमिक हो गया, विवेक जी वाले पे आए प्री विषय पर, क्योंकि वो तैयारी करके आए हैं, छूट जाएगा तो ठीक नहीं। असली मसला तो ये, हम लोग बैठे हैं पटना में सर, और यहाँ की कैबिनेट ने अभी जातीय जनगणना की, और उसके बाद हर कोई कह रहा है कि हम भी करेंगे, तो जातीय जनगणना करके करेंगे क्या? तो सब कह रहे हैं कि आरक्षण बढ़ा देंगे। अब इस पर मेरा आप दोनों लोगों से सवाल है, और हम 21वीं शताब्दी में हैं, हम उस समय बात कर रहे हैं जब देश का कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसमें पढ़ाई लिखाई ना हो, सब पढ़ लिख रहे हैं सर। विवेक सर, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो पढ़ लिख नहीं रहा हो, सब अच्छे से पढ़ लिख के और तब इस तरह के कार्यक्रमों में भी जाते हैं। सवाल यह है कि क्या आरक्षण संविधान की मूल भावना को ही अब उल्टे जा रहा है उसके, जहां आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो रही है? इसमें आप वो अपना वो सवर्ण वाला ईडब्ल्यूएस वाला भी हिस्सा जोड़ सकते हैं जो आपने शुरू में कहा था। तो पहले विवेक जी, फिर फुलवारिया जी। अच्छा, ठीक है, पहले ठीक है फुलवारिया जी, पहले आप, क्योंकि उनका ही मानना है कि फिर उनको काउंटर करने कम मिलता है। जी जी, मेरा ये मानना है, ये बाबा साहब का भी कहना था, आरक्षण समस्या का समाधान नहीं है। आरक्षण समस्या का समाधान हो भी नहीं सकता है। आरक्षण, और ये विषय हम कहते भी हैं, आरक्षण तो बैसाखियां जिससे आप चल सकते हो, दौड़ नहीं सकते हो। ये मेरे शब्द नहीं है, आपको बता दूं मैं, ये मेरे शब्द नहीं है। इसलिए आरक्षण समाज में, ये बात फिर बोलता हूं मैं, कई बार आरक्षण जब क्लास में भी चर्चा होती है तो एक घर में तीन बच्चे हैं, 3 बेटे ही मान लेते हैं, एग्जाम्पल 3 बेटे बेटियां मान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन 3 में से किसी ऑपरेशन के से निकलकर गुजरकर घर में आता है तो माँ कहती है ये सेब उसके लिए है, ये दूध उसके लिए है। इसका मतलब ये नहीं वो बाकी 2 बेटों को प्यार नहीं करती है, बेटियों को प्यार नहीं करती है, क्योंकि वो कमजोर है, उसको आवश्यकता है। जब वो ठीक होता है तो कहता है वहां सेब सब में बांट दो, दूध सब में बांट दो। लेकिन मेरा ये कहना है कि आरक्षण इस समाज में, जब तक हमारा दलित समाज पिछड़ा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, तब तक इस आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और होगी। फिर भी मेरा यह कहना है कि आरक्षण स्थायी समस्या का समाधान नहीं है। नहीं फुलवारिया जी, इसमें जोड़िए, चूंकि सीमा का संकट है कि कितनी सीमा हो, क्योंकि हम जिसको कहते हैं ना कि 15 और 7.5 से 30, 35, 40, 50 और अब तो उसके ऊपर भी चले गए हैं, तो कहां तक जाएगी? कैसे? ये समाधान तो नहीं है, लेकिन उसी तरफ तो जा रहे हैं, गिन के और क्या करेंगे? मेरा ये फिर इस विषय में मेरा ये मानना है कि जो उस समय जब 15% किया था, 7% किया था, उस समय की पॉपुलेशन की दृष्टि से तय किया गया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जो जाति गणना, अब आज से 50 के अंदर जातियां थी 1200 के आसपास, आज अनुसूचित जातियां होंगी 6000 के आसपास। तो ये आरक्षण, उस व्यवस्था में जाति व्यवस्था कम होनी चाहिए थी या बढ़नी चाहिए थी। लेकिन अगर इसके पीछे अगर राजनीतिक कारण है आरक्षण के पीछे,
तो मुझे लगता है वो दुर्भाग्य कारण है। अगर उसके पीछे सामाजिक कारण है, वास्तव में विकास का कारण है, तो आरक्षण की और जाति व्यवस्था बढ़ा सकते हैं। ये राजनीतिक कारण, इस जाति को दे दो कि इसके वोट परसेंटेज ज्यादा है, इस जाति को दे दो वोट परसेंटेज ज्यादा है, तो मुझे लगता है इस आरक्षण का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग होगा। वास्तव में जिनको आरक्षण की आवश्यकता है उसको जोड़ना चाहिए, उनको देना चाहिए। तो कोई घटेगा तब जुड़ेगा या जोड़ते ही जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कुछ चिंतन करे, संविधान वेदा करे, इस पे मैं निर्णय नहीं ले सकता हूं। और ये बात मेरा मानना है, ये वही समाज तय करेगा जिसको आरक्षण मिल रहा है कि क्या मुझे आरक्षण कब तक चाहिए, ये वही तय करेगा। उसी को तय करना चाहिए कि मुझे आरक्षण कब तक चाहिए, कब तक लेना है। कोई संवैधानिक संस्था इस पर चिंतन करे, लोगों को मोटिवेट करे, ये मेरा विषय, मेरा मानना है। विवेक जी। सबसे पहली बात तो यह है कि आरक्षण की फिलॉसफी को और समझना चाहिए। एक तो ये है कि कुछ समाजों को हजारों वर्षों से शिक्षा, संसाधन, संस्कृति और यहाँ तक कि धर्म, इन सब से वंचित किया गया। ये जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक पूंजी की हानि हुई है कुछ समाजों की, अगर हम इन हजारों वर्षों की हानि को सोच रहे हैं कि 70 वर्ष में पूरा कर देंगे, तो मुझे लगता है कि हम गलती कर रहे हैं। अगर ये हजारों वर्ष की सांस्कृतिक पूंजी की हानि सचमुच आपको जल्दी पूरी करनी है, तो इन समाजों को स्वप्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। और वो स्वप्रतिनिधित्व कैसे? स्वप्रतिनिधित्व यानी कि सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। और सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के बहुत कारण हो सकते हैं। आपने अभी बनाया कि 80 में 2 प्रिंसिपल हैं जिसको रिजर्वेशन से नहीं आया। अरे 2 क्या 80 में से 40 कर देते तो मुझे लगता है जल्दी सांस्कृतिक पूरी हो जाती। और अगर 45 वाइस चांसलर में 20 वाइस चांसलर इन समाजों से बना दें तो मुझे लगता है और जल्दी हो जाएगा। इसी तरह 25 अगर चीफ जस्टिस है उसमें 10 बना दें। अब आप ये मत कहिएगा कि देयर आर नॉट लिटरेट पीपल, देयर आर लिटरेट पीपल। ऐसा तो कोई कह नहीं रहा, ये आप कह रहे हैं। जिन समाजों को अगर आप जल्दी तरक्की करना चाहते हैं तो उनको स्वप्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, और वो भी उन संस्थाओं में जिनमें 70 वर्षों के बाद भी आज तक वो प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है। सर, मूल सवाल रह गया जी। ये दिक्कत ही होती है जब आपके मन में जाते, वो वाला तो हो गया। आप मूल बताइए कि जो मैंने कहा आरक्षण की सीमा, क्योंकि ये तो हम सब मानते हैं ना कि जहां संभव हो सके जो भी योग्य लोग हैं, जिन समाजों को आप कहते हैं कि जिनको नहीं मिला उनको दीजिए, लेकिन आरक्षण की सीमा जो मूल सवाल है कि हम कह रहे हैं गिनेंगे और 100 का 100 कर देंगे, 60 का 70 कर देंगे, तो वो कहां तक जाना चाहिए ये मैं जानना चाहता। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात डिसाइड हुई थी कि संविधान की मूल संरचना से ये नहीं बाधित करेगा, और इसलिए सेंट्रल एक्चुअली गवर्नमेंट में, सेंट्रल विश्वविद्यालयों में या केंद्र की जितनी नौकरियां हैं उसमें आरक्षण 50% नहीं बढ़ना था। लेकिन कब बढ़ा? जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया तब वो बढ़ गया, और उस समय बेसिक स्ट्रक्चर किसी ने नहीं देखा और बढ़ा दिया गया। जब दलितों को, पिछड़ों को, अकलियतों को अगर कुछ देना होता है, नहीं, मुझे लगता है कि फिर आप सर नेता नहीं है, आपसे विवेक सर ये उम्मीद नहीं है। आप नेता की तरह बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं मूल सवाल पे आए ना, आरक्षण कहां तक ले जाएंगे? हम तो ये कह ही नहीं रहे किसको मिला, आप उसमें चिन्हित क्यों कर रहे हैं? अरे मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई एकदम केंद्र ने और हमारे संविधान में लोगों ने मुकर्रर कर दी कि 49% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, ये बात कह दी। और बाकाई इसीलिए बैकवर्ड क्लासेस को 52% होते हुए भी 27% रिजर्वेशन दिया गया, बिकॉज वी केप्ट एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब क्या हुआ जब 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया, जिसमें कहा गया कि नहीं सर उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लिखा हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ जाति और एक उसको जोड़ रहे हैं। मैं ये चाह रहा था कि आप इस पे थोड़ा विस्तार दें। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ओबीसी, एससी, एसटी विल नॉट बी गिवन रिजर्वेशन अंडर दैट 10%, और इसलिए वो सवर्णों के लिए हो गया, तो ना कहते हुए भी। और इसलिए उन्होंने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ा और किसी ने कुछ नहीं कहा। जब अपने ऊपर आती है
तब तो आप नहीं, नहीं बेसिक सर, स्ट्रक्चर आप ये अपने ऊपर कह रहे हैं, मतलब मैं समझ नहीं पाया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति का नेता, देखिए- दलित समाज का नेता, संसद में बैठे हुए लोग, विधानसभा में बैठे हुए लोग, वो सब अपने नहीं आपके। देखिए चूल अगर मत- वो एससी एसटी समाज से आए, ओबीसी समाज से आए, चूंकि आपको ये बात रखनी, तो आप सबके मन में जहर भरेंगे। चुल मत लगाइए, आग नहीं, मत आप लगाइए, कर तो वही बार रहे हैं। बार आप जहर आप को संघर्ष करा रहे हैं। डोंट यूज अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। संविधान और आप आरक्षण बार की बार बहस जहर, में- भैया मैंने क्या जहर भर दिया अस बताइए वर्सेस आप? देम क्यों कर रहे हैं आप? क्या ये जहर भर दिया हमने? अस वर्सेस देम क्यों कर रहे हैं आप? सर ये तो तब का था ना जब क्यों? आपकी अपनी सरकार नहीं थी। क्यों? मैंने- ये तो लोकतंत्र है ना, तो सब आपकी है। मैं आपको- जैसे हमारी सरकार, वैसे आपकी सरकार, वैसे फुलवारिया जी की सरकार, वैसे इन good. सबकी सरकार। वेरी गुड। आप इतनी जल्दी इतना मरहम मत लगाइए या मस्का मत लगाइए। हाँ, सर, हम तो हमको मरहम भी- लगाएंगे, आप चोट मत हमको- दीजिए। हमको भी पता है कि हम मरहम ही लगाएंगे सर, आप चोट मत दीजिए। आपको चोट तब लगती है जब आपके ऊपर प्रहार होता है, दूसरे पे आप जहर बता रहे हैं, मैं जहर उगल रहा हूं। अरे आई हैव कम टू डिबेट विद यू, आप इसको जहर बार बार बनाए दे रहे हैं, मुझे विलन बना रहे हैं इतनी देर से बैठ करके। हैं? इतनी देर से मैं देख रहा हूं। अरे ये वो मैं देखता था टेलीविजन में, एंकर होता था जो बात बात पे बाइट करता था, यहां तो लाइव चल रहा है, आप बाइट कर रहे हैं बार बार। किसकी तरफ से बोल रहे हैं? इसलिए थोड़ा संभल करके बैठिए। सर मैं तो सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरा तो ना काम ही ना है। ना, आप सबकी तरफ से नहीं, लोग जानते हैं, हमारे लोग भी इधर बैठे हुए हैं कहीं कहीं। आप भी देखिए हमारे हंसी ही आई, हैं, आप भी देखिए हमारे ही हैं। हंसी आई, आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं। इसलिए दूसरी बात मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर आप सचमुच समाज को चलाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इफेक्टिव जो डिसीजन मेकिंग है उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आप कह रहे हैं संविधान में बैठे हैं, अरे संविधान में जो रिजर्व कैटेगरी से जाता है वो अगर बोल दे अपने समाज के लिए तो दूसरी बार उसको टिकट नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है। और इसलिए कोई भी दलित समाज का जो एमपी होता है, एमएलए होता है, जो मिनिस्टर होता है, आपने उसको आवाज उठाते हुए नहीं सुना होगा। और क्योंकि वो अपने पार्टी और किसी भी रिजर्व कैटेगरी देश के कानून मंत्री कौन है? एक सेकंड सर एक सवाल से, रिजर्व जिससे लोग जान कैटेगरी जाएं। एक देश सेकंड। के कानून मंत्री कौन है? एक सेकंड प्लीज सर बता तो दीजिए। एक सेकंड, मुझे नहीं पता, आई एम इलिटरेट पर्सन, आई सर डोंट देश के कानून मुझे मंत्री नहीं कौन पता, है? आई एम इलिटरेट। आप कह रहे हैं अनुसूचित जाति सुनिए जनजाति तो। के लोगों को टिकट नहीं मिलता है, देश के कानून मंत्री का नाम बताइए भाई। अरे भाई सुनिए तो, अर्जुन सुनिए राम तो। मेघवाल जी इस श्री देश अर्जुन राम के मेघवाल। और क्या बोल दिए? कानून और न्याय मंत्री हैं, और और ये कह रहे हैं विवेक जी कि किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को कुछ होता नहीं, सारे कानून पर अंतिम ठप्पा पता नहीं द्रौपदी जी अपनी- लगाती है। अपनी तरफ से उठा लेते हो। मैं कह रहा हूं if he speaks on behalf of the Dalits then he will not get। आप अपनी तरफ से क्यों चुल लगाते रहते भाई? You are, ये सास बहू की लड़ाई की में परिवर्तित जी, करे दे थोड़ा सा- इतना बड़ा सर, थोड़ा सा इतना बड़ा फुलवारिया जी को संवादी बुलाते हैं है, बीच में। इतना बड़ा संवादी, इतने प्रबुद्ध लोग, आपने इसको सास बहू की जो है लड़ाई में परिवर्तित कर दिया। What are you doing? Let me say, दूसरी बात, एक बात डॉक्टर फुलवारिया, आप रिजर्व सीट्स की, एससी एसटी रिजर्व सीट्स की सच्चाई को जान लीजिए। आई एम टेलिंग यू, किसी भी रिजर्व सीट में जो सेंट्रल में एमपीज के लिए पहले 79 थी, अभी 81 हो गई, 81 रिजर्व सीट्स का एनालिसिस कर लीजिए। किसी भी सीट में शेड्यूल कास्ट के 20% से ज्यादा मतदान नहीं कर सकते। मतदाता केवल 20% होते हैं, और इसलिए 80% सवर्ण समाज के लोग या दीगर समाज के लोग उसको वोट करके जिताते हैं। और इसलिए शेड्यूल कास्ट का जो एमपी है, वो जो लीडर है, वो दलितों की भाषा नहीं बोल सकता, वो अपने सवर्णों की भाषा उसको बोलनी पड़ती है। विवेक जी एक मैं आपके पास आऊं उसके पहले, एक तो ये कह रहे हैं कि इस देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों उनको 80% सवर्ण जिताता। अब आप जरा सोचिए, पहले 80 कहाँ बताते थे, अब 80 कहाँ बताते थे, तो ये ध्यान में रहे। 80% सवर्ण समाज हो सकता है किसी सीट पर, संभव है इलेक्टोरेट के तौर भाई, पर। एक मिनट सर, अब आप सास बहू जैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप गलत बात बोल रहे हैं। अब आप या अब तो आप सास बहू जैसा व्यवहार, मैं तरुण जी, आप मैं बात ही नहीं करने दे रहे हैं। तरुण जी, आप बात नहीं करने दे रहे आपसे निवेदन करूंगा, कृपया करके एक रिजर्व सीट का आंकड़ा मंगा के अभी देख लिया जाए। अगर मैं गलत हूंगा
तो मैं यहाँ से उठ करके चला जाऊंगा। सवर्ण आपसे 80% माफी हो मांगूंगा। सकते हैं किसी सीट पर। अरे है सवर्ण मैं- 80% किसी सीट पर हो सकते हो हैं। सकता है सवर्ण अगर समाज 80% मैंने संभव कहा नहीं है ना। मैंने क्योंकि ये देश कहा- की जनसंख्या आप में समझते जो नहीं हैं। पिछड़े हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनके लिए सवर्ण कैसे हो सकते हैं? अरे भाई मैं कह रहा हूँ दोनों बात सवर्ण कैसे हो और सकती है? दीगर एक तरफ समाज आप कहते हैं गिन लीजिए, आप समझ ये नहीं हो सकता ना। सवर्ण और दीगर समाज में कह डॉक्टर रहा हूं, फुलवारिया, लेकिन मैं ऐसी थोड़ा नहीं है। समय थोड़ा सा इस विषय में मुझे लगता है कि एनालिसिस करते समय हमें देखना चाहिए। ठीक है, देश के अंदर अनुसूचित जाति के कोई निश्चित सीटें हैं, लेकिन मैं अब ये भी देख रहा हूँ कि अनरिजर्व सीटों पर भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ता और जीतता। उसकी उदाहरण मुझे बताने की आवश्यकता है। विश्व प्रसिद्ध है, भारत में प्रसिद्ध है, फैजाबाद की सीट सामान्य थी, लेकिन वहाँ पर अवधेश प्रसाद पासी जीते, अनुसूचित जाति व्यक्ति जीता और लोगों ने जिताया उनको। एक मैं दिल्ली की भी बात कर रहा था, दिल्ली के अंदर एक सामान्य सीट पर अनुसूचित जाति व्यक्ति विधायक बना है। ये भी तथ्य अपने को ध्यान में रखना सर, चाहिए। देश का प्रधानमंत्री काशी से पिछड़ी जाति का आता है और वो जीत कर आता है, लगातार नहीं, जीत उसमें कर अब मैं अब दूसरा मैं इस विषय पे फिर बात कर रहा हूँ। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जी आपने सचमुच अपनी जातिवादी मानसिकता का पूर्ण प्रदर्शन करते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री को पिछड़ी जाति अच्छा, का कहा। हाँ ये ठीक है, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, सास बहू इनके मन में है। देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे तो उनको पिछड़ी जाति का नहीं मानना और कहना है कि क्यों देश में कहेगा? पिछड़ी जाति और क्यों अनुसूचित कहेगा जाति भाई? को प्रतिनिधित्व No, नहीं मिलता। no, he दोनों कैसे doesn't हो सकता है repel- सर? No, backward सर, दोनों classes कैसे have- हो सकता है? backward आप classes कह have रहे हैं no उनको टिकट political नहीं मिलता। reservation. नहीं, No, नहीं, आप कह रहे हैं उनको टिकट backward तक नहीं classes मिलता have है। no political आप reservation. कहते हैं उनको टिकट तक नहीं Backward मिलता, वो classes तय have करते no हैं किसका political टिकट मिलेगा। reservation and he was not elected अच्छा, because he was a ये- backward. ये बताइए, ये एक- कैसे कह सकते हैं? एक तो बता Backward दीजिए। class का political reservation है भाइयों? तो ये कैसे कह सकते हैं कि उनको पिछड़ी जातियों ने जीता? सर, और यही इसलिए तो वो मैं कह रहा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हूँ, इसीलिए उसका? तो कह रहा हूँ, मूल वाह सवाल को भाई आप वाह। छोड़ दे रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि बिना रिजर्वेशन के भी पिछड़ी जाति का व्यक्ति लगातार सांसद चुना जाता है और प्रधानमंत्री होता है, तो आप उसको किनारे कर देना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ संघर्ष वाले रास्ते पर जा रहे हैं। आप अपनी जातिवादी मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए किसी एक जो है सर, इसमें जातिवाद कैसे आ गया? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जात में। सर, इसमें जातिवाद जी। कहां से आ गया? अरे भाई, आप कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, क्या वो ये कह रहा था कि मैं पिछड़ी जाति से लड़ूंगा और आप मुझे जिताइए? जब बताइए मुझे। दूसरी बात यह कि क्या उनको सचमुच काशी के में बैकवर्ड लोगों ने जिताया? नहीं जिताया ना, तो फिर यही आप- तो मैं भी कह तो रहा फिर हूं। आप कैसे कह रहे हैं कि वो सर, बैकवर्ड यही है? तो मैं कह रहा अरे हूं। तो मैं यहाँ पर बैकवर्ड क्लास के आप प्रतिनिधित्व आरक्षण की बहस में आप वहां ले मैं गए, और प्रतिनिधित्व- जब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं तो आप दूसरी तरफ जा रहे मैं हैं। आप प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूँ। सर, प्रतिनिधित्व इससे बड़ा किसका है? प्रतिनिधित्व कौन सा होगा? प्रतिनिधित्व किसका होगा? प्रधानमंत्री से बड़ा प्रतिनिधित्व कौन सा होता है? सर मुझे बताइए, तो मैं भी ज्ञानवर्धन हम करूं। यहाँ पर जाति के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। क्या कास्ट, मैंने यहाँ रिजर्व कैटेगरी कंस्टिट्यूएंसीज की बात करी थी। अच्छा, एक फिर थोड़ा सा जिससे कि तथ्य, जब हम अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं है भैया। विवेक जी को पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं उस बात को समझ रहे हैं। आरक्षण तो ओबीसी को भी है ना, आरक्षण तो सबको है। और जो पटना पॉलिटिकल में नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है सर, रिजर्वेशन, मैं- पॉलिटिकल नहीं है। जब हम उस जगह ओबीसी पर पर सर, एक नहीं है ना, अलग अलग जगह की चीजें हैं। लेकिन जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं उसमें तो सभी को हम शामिल कर रहे हैं ना। और आप कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किसके सामने बोलेंगे? पीएम के सामने बोलेंगे ना? हमारी बहस चल रही थी कि पार्लियामेंट में जो दलित जीत करके जाता है उस कंस्टिट्यूएंसी में 80% लोग अपर कास्ट और दीगर समाज के होते हैं, और इसलिए 20 या 21% दलित उसको नहीं चुन सकता, उसको निर्भर होना पड़ता है दूसरी कास्ट पर, और इसलिए वो दलितों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। वो अगर समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा, उनकी भाषा नहीं बोलेगा, तो वो दोबारा नहीं जीत सकता। ये मेरी बात चल रही थी। देश में कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कि हाँ सिर्फ एक जाति के लोग ही अपना प्रतिनिधि चुन सके? सर विवेक सर, रिजर्वेशन का नहीं, मंतव्य सर, रिजर्वेशन एक का कोई मंतव्य कॉन्स्टिट्यूंसी यह है है, क्या जहां एक जाति के लोग तय करें कि हम मैं अपना कहता हूं प्रतिनिधित्व रिजर्वेशन का मंतव्य यह था
कि शेड्यूल कास्ट सीट पर शेड्यूल कास्ट जीतेगा, ट्राइब पर ट्राइब जीतेगा और वो उनका प्रतिनिधित्व करेगा, उनकी भाषा बोलेगा, उनके आपको मसाइल लग को रहा है वो उठाएगा। प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं ना? अगर कोई होते अभी प्रतिनिधि तो वो बताते कि हम कितनी मजबूती से उनकी बात अभी रखते आए तो हैं। थे संजय जी, चले गए, नहीं तो वो तो होते तो मैं उनसे जरूर पूछ लेता कि उनको कितनी परेशानी होती है अपनी स्थिति को फुलवारिया बचाने जी, आपको क्या लगता है कि जो SC ST सीट से या जो इस तरह से जो सवर्ण नहीं होते हैं वो अपने समाज की आवाज भी नहीं उठा पाते हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि जब ठीक है, हमारे यहाँ पूना पैक्ट के बाद आरक्षण की व्यवस्था आई, पूना पैक्ट के बाद आरक्षण की व्यवस्था आई और एक ऐसा मॉडल बनाया गया कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भी सभी वर्ग चुने, लेकिन जब वह वहाँ का प्रतिनिधि बन जाता है तो केवल उस जाति का, उस वर्ग का प्रतिनिधि नहीं होता है, वो संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व होता है। उसे संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व होना भी चाहिए और संपूर्ण समाज की बात कहनी भी चाहिए, ये मेरा मानना है। और दूसरा जो मेरा ये मानना है कि इस सारे विषय में निश्चित तौर पे कुछ व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन व्यवस्थाओं के कारण मैं केवल जाति का ही प्रतिनिधित्व करूंगा, जाति की ही बात करूंगा, ये असंवैधानिक भी है, इलॉजिकल भी है, मेरा ये मानना है। जी सर, एक बहुत ही सार्थक बहस चल रही है, बहस नहीं ना कहूँ, संवाद चल रहा है, यहाँ पर संवाद ही चल रहा है और कई सारे तथ्य हैं इस बीच में। तो हमारे बीच से कुछ लोग सवाल करना चाहेंगे, आप तीनों से बातचीत। जी, तो सवाल जी, वॉलंटियर्स वहाँ से माइक दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल, 2-3। अच्छा जी, ठीक, हाँ वो हो जाएगा, एक बार सवाल कर ले तो रिपीट नहीं होगा। जी बिना ज्यादा समय लिए ठीक, मेरा प्रश्न आदरणीय विवेक सर से है कि उनका इस मुद्दे पर क्या विचार है कि SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं? थैंक यू। मुझे लग रहा था कि अगर क्लब कर ओके, देखिए मेरे मानने से मेरा मत है कि SC समाज में और ST समाज में क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। सीधे क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको बताया कि उन समाजों ने हजारों वर्ष की वंचना झेली है, सांस्कृतिक वंचना, सामाजिक वंचना, आर्थिक वंचना, राजनैतिक वंचना, धार्मिक वंचना, सांस्कृतिक वंचना। अब इन हजारों वर्षों की सांस्कृतिक जो पूंजी की हानि हुई है वो क्या 100 वर्षों में या एक पीढ़ी में या 2 पीढ़ी में पूरी हो जाएगी? ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, जवाब आ गया। और जिसका सवाल, जी बताइए, आप माइक दीजिए, 1 मिनट, माइक आ जाए। सर, मेरा मूल सवाल यह है कि हम लोग संविधान पे बात कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष देश के पहले राष्ट्रपति और बिहार के राजेंद्र बाबू थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो आखिर ये किसको माना जाए, जो संविधान के रचयिता कौन है, भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? जी देखिए, संविधान जब बना तो बाबा साहब अंबेडकर ने ये बताया कि संविधान निर्मात्री कमेटी के 7 मेंबर थे और 7 में से 6 या तो बीमार हो गए या उनकी डेथ हो गई या दूर रहते थे और इसलिए वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। और हुआ ये कि टीटी कृष्णमाचारी ने बताया कि हुआ ये कि 7 आदमियों का काम अकेले बाबा साहब ने किया। दूसरा, जब उन्होंने मसौदा रखा तो उसमें 7,635 अमेंडमेंट आए। जो मसौदा उन्होंने रखा उसमें 7,635 अमेंडमेंट आए और बाबा साहब अंबेडकर ने 7,635 अमेंडमेंट्स को पढ़ा और 5,162 अमेंडमेंट को खारिज किया और 2,473 अमेंडमेंट को अंगीकार करके 395 अनुच्छेद वाला हमारा संविधान बना। बोलने में बाबा साहब अंबेडकर 9 से 10 बार डेली उठ करके बोलते थे। 165 दिन लगातार वो डिफेंड कर रहे थे क्योंकि जो 3 रीडिंग्स हुई वो 165 डेज लगे और उनको वो बाबा साहब अंबेडकर खड़े होकर के डिफेंड करते थे और उसके बाद चलाते थे। और कभी कभी मैंने गिना कि 25 से 26 बार उठ करके वो बोलते थे, कभी वो मूव करते थे मोशन को, कभी वो डिफेंड करते थे। और जो भाषण है 8,635 और 3,422 और लास्ट उनका जो था 3,022 या 3,024 वर्ड का था।
अगर इतना काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया है तो वो उस संविधान के चीफ आर्किटेक्ट कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। हालांकि ये सवाल आप ही लोगों से करिए, लेकिन मेरा भी एक पक्ष है तो वो यहाँ रखना जरूरी समझता हूँ। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निश्चित तौर पर संविधान के रचयिता कहे जाने चाहिए, लेकिन भारत की राजनीतिक विवशताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष के तौर पर जो होना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सबसे पहले बैठे हुए थे तो आई थिंक यू शुड गिव हिम। आप ऐसे बोल दीजिए मेरे ख्याल से। हाँ, सबसे पहले इन्होंने हाथ उठाया। अब बोल दीजिए, आवाज आएगी आपकी, आवाज तो नजदीक है। आई थिंक लेडीज शुड आल्सो बी गिवन द चांस, यू नो। सर, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आप दोनों एजुकेशन के फील्ड से हैं। हाँ, देखिए मैंने सबसे पहले प्रश्न उठाया। आइए आज के डेट में सर, आज के डेट में जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम आज के डेट में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आज के डेट में 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आज के डेट में अमीर का बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, एक गरीब का बच्चा 1:30 बजे की खिचड़ी के लिए टकटकी लगाया रहता है। कहाँ से नेशन प्रोग्रेस करेगा? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन का पॉलिसी हम पे तो मुझे लगता है किसी को असहमति होगी ही नहीं। ये तो कोई ठीक ठीक है। आपको दे दीजिए माइक, इधर दे दीजिए, इधर इस तरफ, इधर दे दीजिए। हाँ, इधर कई महिलाएं। हेलो, नमस्ते विवेक जी, मुझे आपसे ही प्रश्न पूछना है। जैसे कि मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये प्रश्न मेरे मन में बार बार उठते रहता है कि यह जो रिजर्वेशन है यह आखिर कब तक चलेगा? आरक्षण जो है, अभी आपने कहा कि ये आरक्षण सदियों से सताए हुए लोगों का है, ये कैसे इतना जल्दी खत्म हो जाएगा 75 साल में? लेकिन जहाँ तक हम लोग देखते हैं विवेक जी कि अगर एक आदमी को जब रिजर्वेशन मिलता है तो वो 2 से मतलब 3 में आते आते उसका सब कुछ बदल जाता है। ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात है जो मैं अपने आसपास देखती हूँ। और कैसे आप कह रहे हैं कि अभी वो रिजर्वेशन चलते रहेगा? और जो भी, एक मिनट, जो मतलब और क्लास के जो बच्चे हैं, आप उनकी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। वह भी तो आखिर सफ़र कर रहे हैं ना, तो उनको किस चीज़ की सज़ा दे जा रही है? हमने आपको दिया, आपको किया, हमने अपने भाई बहनों को दिया, सॉरी मेरे शब्द गलत है, तो अपने भाई बहनों को दिया और अब वो हमारे बराबर आ गए हैं जिनको मिला है। मैं उस क्लास को बिलोंग करती हूँ जहाँ मैं ऑफिसर्स क्लास से, पॉलिटिशियंस क्लास से, मैं सबको जानती हूँ और मैंने देखा है उनको बराबरी पे आते हुए, उनके घर की दशा को देखा है, मैंने सब कुछ देखा है। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, तो मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं एक मिनट एक बात और बोलूंगी। एक लाइन में ही बोल दीजिए। हाँ, एक लाइन में ही बोलूंगी, एक लाइन में बोलूंगी। सर, आपने जो कहा यहाँ पे कि यहाँ जो तालियां बज रही हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं बजा रहे हैं, इसमें नहीं, आपने कहा है, तो इसमें मुझे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। थैंक यू। मैं इनकी बातों का समर्थन कर रही हूँ। आप बोल दीजिए। मैं इनकी बातों का समर्थन ठीक है। ये अच्छा, चूंकि मुझे एक मिनट, क्योंकि मैं संचालन कर रहा हूँ तो अब ये मेरी मजबूरी समझिए, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे। आप बोलिए। तो मेरा आखिरी ये प्रश्न है जो कि सभी के मन में होगा, सबके मन में ये उमड़ता है। संविधान बनाया गया था 10 सालों के लिए, रिजर्वेशन बनाया गया था 10 सालों के लिए। संविधान में ऐसा लिखा है, हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं। 10 साल के बाद फिर उसको बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया, फिर बढ़ाया गया और ये बढ़ते ही गया और अभी तक जारी है। रिजर्वेशन कब तक चलेगा? इसको थोड़ा सा क्लियर करें। जो आरक्षण 10 वर्षों का था वो केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। जो, हाँ, ये हम लोगों को बड़ा भ्रम रहता है। 10 वर्ष का आरक्षण केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो बाकी जो आरक्षण है उसकी कोई समय सीमा नहीं थी। जी सर, समय सीमा है। I think if I don't answer, that will be disrespect to the women. I think एक लाइन, I think आपने अभी बहुत बड़ा प्रश्न पूछा and I think I should answer. हम लोग बार ये कह रहे हैं और मैंने बहुत लिखा है इस पर, मैं लगातार लिखता रहता हूं कि आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम न समझा जाए। और अगर उसको आप समझेंगे और आप कहेंगे कि किसी व्यक्ति की माली हालत अच्छी हो गई, उसके पास टेलीविजन, गाड़ी और एम्पाला आ गई है, लेकिन उसके पास वो सांस्कृतिक नेटवर्क आया है
वो सांस्कृतिक नेटवर्क आया जिसके माध्यम से वह अपने बच्चे को जब पढ़ाता है तो आधे से ज्यादा बच्चे उसके टेलीविजन में ही खराब हो जाते हैं, कि उनको ये पता नहीं चलता है कि ये मींस टू एन एंड है या एंड इन इटसेल्फ है। तो उसके यहां देखेंगे एक में तो रिजर्वेशन मिला, लेकिन दूसरी पीढ़ी में वो खत्म हो जाता सर है। लेकिन वो तो और मेरे पास संघर्ष 100 से नहीं आएगा ना, वो नहीं, तो इसीलिए- समाज में एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे तो कैसे आएगा। आप- चलिए मुझे लगता है आप इशारा हो वहां रहा है, बैठे अब रहे, यहीं- आप यहीं चौधराहट समाप्त करते करते हैं। रहे, इसको समाप्त करिए। 45 क्योंकि आप अगले इससे सत्र- कहना चाहिए चौधराहट करते रहे। 45 विश्वविद्यालयों में, 80 कॉलेजेस में, आप जुडिशरी में, अब आप ब्यूरोक्रेसी रिपीट में, कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में, और फिर भी आप सर- कहें कि हम कर रहे हैं। सर माफ़ी चाहते हुए सभी से कि अगले सत्र का समय हो रहा है, तो हम लोग